नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार और विपक्ष दोनों कर रहे हैं बैठकें। कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 3 सदस्य नहीं हुए शामिल। तो उधर सरकार 20 तारीख को करेगी सर्वदलीय बैठक। बताएंगे सरकार किन बिलों को ला रही है और क्या होगी विपक्ष की रणनीति। इसके साथ ही होगी खबर बांग्लादेश में सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर पर संकट। भारत ने की साझा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की अपील। फिर दिल्ली में पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठिए। साथ ही होगी बात मॉनसून से नहाई दिल्ली की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। 21 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र से एक दिन पहले 20 जुलाई को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्षी दलों के साथ संसद सत्र के एजेंडे पर बातचीत। पाकिस्तानी ड्रोन और गोला बारूद से भारत को नहीं हुआ कोई नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान। कहा, भारत की काउंटर ड्रोन तकनीक ने दिया मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम जारी। दक्षिण पश्चिम जिला की ऑपरेशन सेल टीम ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू। बांग्लादेश में सत्यजीत रे का पैतृक घर गिराए जाने पर भारत सरकार ने जताई गहरी चिंता। संपत्ति के संरक्षण के लिए सहयोग की पेशकश। कहा, घर के संरक्षण और पुनर्निर्माण पर विचार करे बांग्लादेश सरकार। और भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज आज से शुरू। T20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नजर अब वनडे सीरीज जीतने पर। और संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 20 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक के एक दिन बाद 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। 18वीं लोकसभा का ये 5वां सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में सरकार 8 अहम बिल पेश कर सकती है। इसमें मणिपुर की जीएसटी व्यवस्था में आवश्यक संशोधनों के अलावा जन विश्वास बिल और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भी शामिल हो सकता है। मानसून सत्र से पहले सरकार 20 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। तो वहीं आज कांग्रेस की भी बैठक हुई है। इस पर और बात करने के लिए शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मानसून सत्र के हंगामेदार होने के संकेत विपक्ष ने दे दिए हैं। वहीं सरकार 20 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाएगी, यानी विपक्ष ने अपना पूरा अंदाज किस तरह से इस सत्र में रहेगा वो दिखा दिया है। तो सरकार के लिए आसान हो जाएगा 20 तारीख को सर्वदलीय बैठक में, या सरकार के लिए ये सत्र मुश्किल होने वाला है? देखिए, संसद के मानसून सत्र में सरकार के पास समय होता है कि वो विधायी कामकाज को खूब आगे बढ़ाए, क्योंकि बजट सत्र के दोनों चरणों में सबसे ज्यादा फोकस होता है बजट पारित कराने पर। तो ये मौका होता है जब विधेयकों पर काफी सरकार प्रगति चाहती है। और जब हम जानते हैं कि सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें प्रयास यही होता है कि एक सहमति बनाई जाए, शुरू से ही कम से कम टकराव हो सत्ता और विपक्ष के बीच। जब विपक्षी दलों ने, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने ये संकेत दिए हैं कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो सदन में चर्चा चाहते हैं, तो ये सरकार जरूर चाहेगी कि 20 जुलाई को जो बैठक है उसमें इस बात पर सहमति हो कि सदन के अंदर टकराव कम से कम हो, चर्चा हो, बहस हो और विधायी कामकाज को लेकर भी प्रगति हो। आधिकारिक एजेंडा विधेयकों को लेकर अभी नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 8 नए बिल सदन में रखे जा सकते हैं। हम जानते हैं एक देश एक चुनाव को लेकर जो बिल पेश हुआ था उस पर जेपीसी बनी थी। जेपीसी की बहुत सारी बैठकें राज्यवार होनी है, तो अब हम उसको लेकर हम सब जानते हैं कि इस सत्र में उसको लेकर बिल आएगा। जेपीसी की रिपोर्ट ये संभावना कम है, लेकिन क्या टकराव होगा सत्ता और विपक्ष के बीच, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से देखें तो बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का जो मुद्दा है वो बहुत ही चर्चा में रहा है। कोर्ट तक वो मामला गया, विपक्ष उस पर तमाम बयानबाजी करता रहा है। तो विपक्ष किन मुद्दों को संसद सत्र के दौरान उठाना चाहेगा या फिर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब 20 जुलाई को बैठक होगी तब इसमें
स्पष्ट तौर पर उन मुद्दों को सामने रखा जाएगा कि किन मुद्दों पर विपक्ष बहस चाहता है। हमने कई बार देखा है कि सदन के अंदर टकराव इस बात को लेकर होता है कि किस नियम के तहत बहस हो, क्योंकि कई बार प्रश्नकाल स्थगित करके विपक्ष चाहता है कि बहस हो और उस पर एक सहमति नहीं बनती है। इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है कि एक सहमति हो जिससे पहले ही दिन से सदन का जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चले। अब देखना होगा कि कितनी सहमति बनती है सत्ता और विपक्ष के बीच, और सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ होता है। विधायी एजेंडा उसमें सरकार तो रखेगी ही औपचारिक तौर पर विपक्षी दलों के सामने, तमाम दलों के नेताओं के सामने। जी शैलेंद्र, जिन 8 बिलों की लगातार चर्चा हो रही है कि ऐसे महत्वपूर्ण 8 बिल सरकार के आने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, करीब करीब जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जानते हैं कि जो विधेयक है जो लोकसभा या राज्यसभा में लंबित एक सदन से पारित हो चुके हैं, उनको बहुत प्राथमिकता के स्तर पर पारित कराया जाएगा। ये जो 8 विधेयक चर्चा में है, ये अभी आधिकारिक एजेंडे में नहीं है। करीब कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा विधेयक सरकार इस सत्र के दौरान पेश कर सकती है या फिर पारित कराने का प्रयास कर सकती है, और उसमें 8 नए विधेयक भी हो सकते हैं। तो अब देखना होगा कि किस विधेयक पर सरकार प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन जिन विधेयकों को एक सदन से पारित कराया जा चुका है, उन पर जरूर निश्चित तौर पर एक कोशिश होगी कि वो विधेयक पारित कराए जाएं। अब देखना होगा कि जब बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक, तब किन विधायी एजेंडा के साथ सरकार सामने आती। जी, अब शैलेंद्र, एक बात और है, कांग्रेस की आज बैठक हुई, उसमें शशि थरूर मौजूद नहीं थे, हालांकि 2 नेता और भी मौजूद नहीं थे। क्या शशि थरूर की गैर मौजूदगी कुछ संकेत देती है? देखिए, अगर आप बीते कुछ महीनों से देखें तो कांग्रेस नेता शशि थरूर के तमाम ऐसे बयान रहे हैं जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को असहज करते रहे हैं, या फिर कांग्रेस की जो लाइन रही है उससे वो अलग बयान देते रहे। तो अब निश्चित तौर पर कांग्रेस बेहतर समझती है कि जब विदेश नीति से जुड़ा मामला है या फिर कई ऐसे मामले हैं जिसमें शशि थरूर जो बयान देते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी को वो एक तरह से देखें बड़ा नागवार गुजरता है। लेकिन शशि थरूर का यह स्पष्ट तौर पर कहना है कि जहां पर देश हित की बात है या जो सही बात होती है वो उसे कहते हैं। तो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ी है। हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि वो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। कई बातें वो राजनीतिक दल के नेता के तौर पर नहीं, लेकिन जो कुछ सही होता है वो उस पर कहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और जो शशि थरूर के बीच दूरियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी शैलेंद्र, 4 दिन पहले राहुल गांधी अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो उसको किस तरह से देखा जाए? क्योंकि कांग्रेस ने बहुत साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्यस्थता को लेकर अमेरिका का जिस तरह से बयान आया था वो एक बड़ा एक तरह से मसला रहेगा विपक्ष की तरफ से संसद में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सत्र होगा, इसमें क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी और राहुल गांधी का ये जो हमला है, ताजा हमला, क्या ये बताता है उनके रुख को साफ करने जा रहा है मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के? जी देखिए, कांग्रेस ने इस पर पूरे मुद्दे पर चर्चा की मांग पहले की थी और कहा था कि सदन में इसमें चर्चा होनी चाहिए, और सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये जो कांग्रेस की जो मांग है वो सही नहीं है और देश हित में नहीं है कि तमाम उन मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन जो संकेत है वो बहुत स्पष्ट है कांग्रेस की तरफ से, और हमने देखा था कि बीजेपी ने एक पलटवार करके कहा भी था कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो ना तो संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं और ना ही कोई जो ऐसा फैसला जो देश हित में होता है उस पर कुछ खुलकर समर्थन में बोलते हैं। तो मंत्रियों को टारगेट करना, खासतौर पर विदेश मंत्री को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने कुछ हाल के दिनों में बयान दिए हैं, उस पर कांग्रेस के उस रवैये पर बीजेपी सवाल उठाती रही है। बीजेपी का तो ये भी कहना है कि सिलेक्टिव तरीके से अब तो संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों पर भी कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है, या फिर जो उसके हक में या हित में नहीं नजर आता है वो तुष्टीकरण की राजनीति पर आगे बढ़ती है। तो इस तरह से अब कांग्रेस के रवैये पर बीजेपी सवाल उठाती रही है, और जो भी राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से बयान आए हैं वो भी बीजेपी का कहना है कि इसी दिशा में है, जो कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो देश हित की नहीं है, वो तुष्टीकरण की। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।
भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज और विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति को लेकर भारत सरकार ने गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे संरक्षित करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। सत्यजीत रे की ये पैतृक संपत्ति बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में है। ये संपत्ति सत्यजीत रे के प्रतिष्ठित दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी से जुड़ी हुई है, जो खुद एक महान साहित्यकार और संदेश पत्रिका के संस्थापक थे। वर्तमान में ये भवन बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है और इसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। भारत सरकार ने इस पर गंभीर खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि ये भवन न केवल ऐतिहासिक महत्व का है, बल्कि बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी रहा है। ऐसे में इसे ध्वस्त करने की बजाय इसके संरक्षण, मरम्मत और पुनर्निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि इस धरोहर को एक साहित्यिक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा सकता है, जो भारत और बांग्लादेश की साझा संस्कृति का प्रतीक बने। इस उद्देश्य के लिए भारत ने हर संभव सहयोग देने की भी पेशकश की है। और इस खबर पर हमारे साथ बांग्लादेश से ही जुड़ रहे हैं नवल संग परमार। नवल जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, भारत ने जो एक पेशकश दी है दोनों ही देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का, उस पर बांग्लादेश सरकार किस तरह से विचार कर रही है? जी, अभी तक आधिकारिक तौर पे बांग्लादेश सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया इसके ऊपर नहीं आई है, लेकिन जो मीडिया के सूत्रों से जानकारी मिली उसके हिसाब से जो मेमन सिंह में सत्यजीत रे का पैतृक जो घर था उसको ऑलमोस्ट डिमोलिश कर दिया गया है। तो एक तो ये खबर है, दूसरा ये भी है कि बांग्लादेश में बहुत सारे, जैसे अब 3 बड़े फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक और मृणाल सेन, और तीनों का पैतृक संपत्ति, मृणाल सेन और ऋत्विक घटक का तो अपना बचपन या युवानी के कुछ दौर जो है यहाँ पे गुजरा है, तो उनके जो पैतृक संपत्ति है, उनका जो घर है, उनका भी सिचुएशन बहुत खराब है। मृणाल सेन का घर भी पहले पार्शियली डेमोलिश किया गया था जब शेख हसीना की सरकार थी 2019 में। बाद में 5 अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मृणाल सेन का जो घर है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। साथ में जो ऋत्विक घटक का घर है उसको तो पूरा डिमोलिश कर दिया गया था अगस्त 2024 में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो साझा विरासत है, जो बंगाल पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ है, और उसमें भी जो ये सत्यजीत रे का घर है, तो उनका घर का करीबन 200 साल का उसका इतिहास रहा है। उनके पिताजी सुकुमार रे एक जाने माने कवि थे बांग्ला के, और साथ में उनके दादाजी जो है वो भी बाल साहित्य में उनका बड़ा ही योगदान उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी का है। तो उसका एक बांग्ला नवजागरण का जो है पूरे देश में उनका प्रभाव रहा है। तो एक जो जिस तरीके से इस पैतृक संपत्ति को सत्यजीत रे की नुकसान हुआ है, उनको डिमोलिश किया है, उससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी बहुत सारे लोग आहत हुए हैं। और सरकार की ओर से समयसर कोई कदम अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है। भारत ने बिल्कुल अपना एक नाराजगी भी जताई है और पेशकश भी की है कि हम साझा तरीके से उसको रिनोवेट करें, उसको रख रखाव करें और उसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाए। हालांकि मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा कि एस.डी. बर्मन जो जाने माने संगीतकार है, उनका भी जो बचपन और उनका जो पैतृक घर कोमिला डिस्ट्रिक्ट, कोमिला सिटी में है, उसका भी सिचुएशन बहुत ही खराब है। मैंने 1-1.5 साल पहले उसका विजिट किया था, तो उसका भी अगर देखा जाए तो उसका सिचुएशन भी बहुत ही खराब है। तो बांग्लादेश की ओर से जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसमें वो एस.डी. बर्मन का हो या सत्यजीत रे का हो या सुचित्रा सेन का हो, उसके प्रति उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। लोगों में भी उनके बॉलीवुड या बॉलीवुड से जुड़ा हुआ बांग्लादेश में भी लोग हैं जो अपने आप को उससे जोड़ते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उनका भी लगाव है बॉलीवुड से और उनका जो साझा विरासत है उनके प्रति। लेकिन कहीं ना कहीं जो रेडिकल एलिमेंट है बांग्लादेश में, उनका कहीं ना कहीं दबाव जो है ये इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर और पहले भी जो सरकारें थी उसमें भी उनके दबाव के वश
ये जो साझा विरासतें है जो भारत जी। बांग्लादेश की, साउथ एशिया की, तो उनके प्रति जो सरकार की ओर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक उदासीन रवैया रहा है, जिसके चलते जिसे मैं बताऊं कि राजशाही में ऋत्विक घटक का घर का इसलिए तोड़ दिया गया कि पास में एक कॉलेज है, उनको साइकिल के लिए गैरेज बनाना था। तो ऐसे जो बहुत ही हास्यास्पद इश्यू के लिए ऐसी जो साझा विरासत है उसको डिमोलिश किया जा रहा है, वो बहुत ही दुखद है। बिल्कुल नवल, इसे हास्यास्पद कहें या असंवेदनशील कहें, ये असंवेदनशीलता दिखाती है बंगाल के पूरे उस साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत के प्रति। जिस तरह से जितने भी नाम आपने लिए, वो चाहे बर्मन दास से शुरू होते हुए ऋत्विक घटक हो, मृणाल सेन हो, सत्यजीत रे हो, इन तमाम साहित्यकारों और रचनाकारों का जो नाम है ये अपने आप में सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। भारत बांग्लादेश संस्कृति के साथ विश्व में इसको पढ़ा और जाना जाता है। रे साहब को लोग एक तरह से करिकुलम की तरह से थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री देखती है। ऐसे में ये महज इत्तेफाक कहा जाएगा कि 24 के बाद से जिस तरह से आपने सिलसिलेवार तरीके से प्रकरण गिनाए और बताया कि किस तरह से हर उस पहचान को एक तरह से हर उस पहचान का समय पूरा हो रहा है, उन इमारतों को ये बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। और जो उदाहरण आप दे रहे हैं कि सिर्फ साइकिल स्टैंड बनाने के लिए अगर ऋत्विक घटक के घर को तोड़ना पड़ता है, तो इसको क्या माने? मतलब सरकार की पेशकश के बाद भी ये असंवेदनशीलता है, ये महज इत्तेफाक है, या ये जो मौजूदा सरकार है उसके काबू में असामाजिक तत्व, रेडिकल जो फोर्सेस है वो नहीं है अब? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसको हम यही माने कि सरकार के ऊपर जो रेडिकल एलिमेंट्स है, जो चाहता है कि बांग्लादेश का और भारत का जो साझा विरासत है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी करके उसको खत्म किया जाए, तो वही फोर्सेस है जो इस तरीके का नाजुक समय का लाभ उठा के उसको तोड़ने का, उसको दुरुस्त करने की जगह उसको इरेज करने का कोशिश जो हो रहा है, वो जो कला के चाहने वाले हैं या जो फिल्म जगत से जुड़े लोग हैं या जो साझा विरासत है, उनको जो नुकसान हो रहा है वो बिल्कुल दुखद बाबत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवल पूरी जानकारी के लिए इस पूरे विषय पे। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के मेड इन इंडिया ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम के प्रदर्शन की जमकर सराहना की है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण बताया। दिल्ली में आयोजित स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए UAV और CUAS पर एक कार्यशाला और प्रदर्शनी में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के ड्रोन और गोला बारूद से भारतीय सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। During Operation Sindoor on 10th of May, Pakistan had used unarmed drones and loiter ammunitions. None of them actually could inflict any damage to Indian military or civilian infrastructure. Most of them were utilized through a combination of kinetic and non-kinetic means, and some of them in fact could be recovered in almost intact conditions. We need to focus on combat in future in this particular lower airspace. The ability to use LEO satellites for control of USS, enhance communication and navigation services, and increase the range and functionality of drones manifold. Conventional drones that work on principles of line of sight data link are limited in range and capabilities. PIB ने सोशल मीडिया पर प्रसारित पाकिस्तान के एक झूठे दावे की पोल खोल दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने पाकिस्तान को 3 भारतीय राफेल जेट विमानों के नुकसान की बात स्वीकार की है।
पीआईबी ने बताया कि ओरिजिनल वीडियो एक इंटरव्यू का है। उसमें विदेश मंत्री ने ऐसे किसी नुकसान के बारे में कोई बात नहीं की है। प्रसारित वीडियो में डिजिटल रूप से छेड़छाड़ की गई है और डॉक्टर एस जयशंकर के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। पीआईबी ने ओरिजिनल वीडियो भी साझा किया है और सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले किसी फोटो वीडियो को हमेशा वेरीफाई करने का आग्रह किया है। Called me up and said the Pakistanis were ready to talk. And something, the Pakistanis did attack us massively that night. We responded very quickly thereafter. And the next morning, Mr. Rubio called me up and said the Pakistanis were ready to talk. उधर भारत धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए ही 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में FATF की स्थापना की गई थी। पूरी दुनिया की वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा के लिए FATF दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर काम करता है। FATF एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका काम धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण के विरुद्ध वैश्विक मानक निर्धारित करना है। भारत 25 जून 2010 में FATF में इसके 34वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इससे पहले भारत 2006 में FATF में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ था। भारत ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के अंतर्गत जोखिम आधारित विधायी ढांचे लागू किए हैं। भारत ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण 2022 के लिए राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को राज्य घोषित करने को एक उच्च जोखिम वाले आतंकवादी वित्त पोषण स्रोत के रूप में माना है। FATF ने भारत की तरह ही आतंकवाद के राज्य प्रायोजित होने को वैश्विक शांति और सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय वित्तीय और राजनीतिक प्रणालियों की स्थिरता के लिए एक दीर्घकालिक खतरा माना है। जून 2025 में FATF की 2 हालिया रिपोर्ट उभरते वैश्विक खतरों और प्रकारों का महत्वपूर्ण अवलोकन प्रदान करती है। अपनी एक रिपोर्ट में FATF ने प्रसार वित्त पोषण पर कई परिचालन और नीति समन्वय तंत्र स्थापित करने की भारत की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला है। FATF ने भारत को उन कुछ देशों में से एक माना है जिन्होंने अपने आकलन में IO 11 में पर्याप्त स्तर की प्रभावशीलता प्रदर्शित की है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों पर UN में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की बात कही गई ताकि शांति सैनिकों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा दी जा सके। दिसंबर 2022 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत हुई थी। दिल्ली में दक्षिण पश्चिम जिला की ऑपरेशन सेल टीम ने पालम गांव इलाके से 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी 2017 से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। इनके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं। उनके पास कोई भी वैध भारतीय दस्तावेज नहीं था। सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद FRRO दिल्ली की मदद से इन्हें देश से निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूछताछ में बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि वे हरियाणा के रेवाड़ी जिले में ईंट भट्टों पर मजदूरी करते थे, लेकिन हाल ही में मालिक ने उन्हें काम से निकाल दिया, जिसके बाद वे काम की तलाश में दिल्ली पहुंचे हैं। मुकेश इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, एक लंबे समय से दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने एक पूरी मुहिम चलाई है जिसमें अवैध बांग्लादेशियों को की धरपकड़ और उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया जारी है, उसी में ये हालिया एक तरह से धरपकड़ है। क्या कहना है, किस तरह के एक तरह से कागजात भी बरामद हुए और किस प्रक्रिया के तहत ये लोग यहाँ पहुंचे? क्या जरिया था कि ये भारत में पहुंचे हैं ये बांग्लादेशी? ऋतु जी, ये लगातार देखिए, जब पिछले साल नवंबर में ये पूरा अभियान शुरू हुआ था एलजी के आदेश के बाद, अभी तक आप देखिए 1500 के आसपास जो ये आंकड़े हैं वो आ गए हैं सामने कि इतने लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है और कुछ लोग तो दोबारा
वापसी करते हुए फिर हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंचे और फिर पुलिस ने उनको 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया। और ये 2017 से यहाँ पर रह रहे थे और ये 5 लोग हैं टोटल। जिस तरह से पहले भी नूह, मेवात, हरियाणा, झज्जर के इलाकों में जाकर के उनके रूरल विलेज में रहते थे, भट्टों पे काम करते थे, कबाड़ का काम करते थे, तो लगातार इन पर नकेल कसी जा रही है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आसपास के दिल्ली एनसीआर की इलाकों में क्राइम को भी कंडक्ट करते हैं और फिर इनका कोई पहचान नहीं होता है, ये चुपचाप यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इसके मद्देनजर इस पर काम किया जा रहा था और कई बार इनको चुनाव में भी इनकी भागीदारी देखने को मिली। जिस तरह से इनसे फर्जी वोटिंग कराने का कुछ ऐसी पार्टियों ने अपना एजेंडा सेट कर रखा था और वो लोग इनको यहाँ लाते थे। ये पूरे के पूरे जो बॉर्डर इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, वहां पर फेंसिंग ना होने की वजह से धीरे धीरे निकल करके आ जाते हैं और वहां से ये पहले ट्रेन लेते हैं, फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते हैं, फिर वहां से बस पकड़ के दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के तमाम इलाकों में इस तरह से बिखर जाते हैं। फिर धीरे धीरे अपना रहना कर लेते हैं और इनको 2000, 5000 के कमीशन पर यहाँ लाया जाता है। ऐसे कई एजेंट्स भी इस दौरान पकड़े हैं दिल्ली पुलिस ने और उनको भी जेल में भेजा है, जो इनको यहाँ पर बताते हैं, इनकी मदद करते हैं, इनको नौकरी दिलाते हैं। और इस तरह से आप देखिए लगातार ये जो रिपोर्ट हम फाइल कर रहे हैं इसमें चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। कई कई जिलों से तो 500 लोगों को पुलिस ने एक इंडिविजुअली डिस्ट्रिक्ट से पकड़ा है। तो ये देखिए ये जो फिगर है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और शुरू में लग रहा था कि ये कैंपेन हल्का होगा, लेकिन पुलिस ने इस पर पूरी मुस्तैदी बनाई हुई है और लगातार इनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हर जगह से कालिंदी कुंज, शहादरा, दिल्ली एनसीआर आप देखिए, चाहे जामनगर, ओखला चले जाइए, लगातार इन पर शाहीन बाग के इलाकों से भी इन पर इन के कई सारे ऐसे एजेंट को पकड़ा गया और इन जैसे अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ करके इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। सवाल बड़ा है मुकेश कि अगर इन बांग्लादेशियों को, अवैध घुसपैठियों को अगर भारत की राजधानी दिल्ली ही सुरक्षित लगने लग जाए तो सवाल यह है कि उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने की या उस पर कार्रवाई होने की जरूरत है जो इन्हें संरक्षण देते हैं। अगर ये दिल्ली पहुंच जाते हैं तो चाहे इनका आधार हो, इनका राशन कार्ड हो और इनको वो पूरी सुविधाएं मुहैया कराना कि ये यहाँ रह सके, तो बड़ी गिरफ्त तो उनकी होनी चाहिए। बिल्कुल ऋतु, उन पर भी पुलिस ने नकेल कसी हुए जिनके अवैध दस्तावेज बनाते हैं। और देखिए पिछले ही महीने जो था वो दक्षिण इलाके में पुलिस ने ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा जो गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर में थे, जो इनके आधार कार्ड बनाते थे, इनके वोटर कार्ड बनाते थे। और देखिए कई सारे इनके एप्लीकेशन एप्स हैं जिनके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि ये लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं बांग्लादेश से और वहां पर इनके जो मेन लोग हैं, जो इनके परिवार के लोग हैं वो रहते हैं। तो ऐसे भी लोगों पर पुलिस नकेल कसने की कोशिश कर रही है और उन पर भी उनकी नजर है, एक एक करके उनको भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन आप देखिए कितनी चालाकी से, अभी 2 या 3 हफ्ते पहले की बात है, एक बांग्लादेशी जिसको उन्होंने जून के महीने में भेजा था वो 27 तारीख को फिर हिंदुस्तान आ जाता है, पागल बनने का नाटक करता है। पहले उनके बॉर्डर पे आकर के नॉर्थ ईस्ट में, फिर वहां से चुपके से हिंदुस्तान घुस जाता है और उसके बाद वो दिल्ली तक आ जाता है। फिर दिल्ली की टीम उसको दोबारा आइडेंटिफाई करके पकड़ लेती है। कई सारे ट्रैफिक सिग्नल्स पर ये लोग भीख मांगने का काम कर रहे हैं और छुप करके, वेश बदल करके, ट्रांसजेंडर की यूनिफॉर्म में जाकर के ये लोग ऐसे स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हैं कि किसी की इन पर नजर ना पड़े। लेकिन इनको ना तो पुलिस बख्शने के मूड में है, ना सरकार बख्शने के मूड में है। एक एक करके इनका जिस तरह से एफआईआर के थ्रू डिपोर्टेशन किया जा रहा है, इनके लिए अभी आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कुछ ना कुछ कश्मकश की स्थिति रहेगी। इन सभी को यहाँ से निकाला जाएगा एक एक करके। और ये ना केवल दिल्ली तक रहेगी, आप देखिए गुजरात, यूपी, हरियाणा की भी टीमें इस पर एक्टिव हो गई हैं। तो आने वाले दिनों पर इन पे बहुत शामत आने वाली। बिल्कुल मुकेश, पूरे देश में अब बांग्लादेशी या फिर अवैध घुसपैठियों के लिए ये एक सुरक्षित जगह नहीं है, ये संकेत साफ दे दिए गए हैं। धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि भारत को स्वदेशी LCA Mark 1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए अमेरिका से दूसरा GE-404 इंजन मिल गया है। इस इंजन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष के अंत तक HAL को ऐसे 12 और इंजन मिलने की उम्मीद है जिन्हें LCA Mark 1A विमानों में लगाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने LCA Mark 1A के 83 विमान खरीदे हैं, जबकि 97 और विमानों की खरीद का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अंतिम चरण में है। इस साल की शुरुआत में GE एरोस्पेस ने पहला F404IN20 इंजन HAL को सौंपा था। HAL अब इन इंजनों को तेजस MK-1A में फिट कर भारतीय वायुसेना को 10 से अधिक विमान सौंपने की तैयारी में है। LCA Mark 2 वर्ष 2035 के आसपास मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे पुराने लड़ाकू विमानों की जगह लेगा।
अगले 10 वर्षों में जीई इंजनों से लैस 400 से अधिक स्वदेशी LCA विमान तैयार किए जाने की योजना है। LCA Mk2 के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इंजन निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान जीई के साथ इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का करार भी हुआ। कश्मीर के बालापुर में उद्यमिता और कौशल विकास केंद्र दक्षिण कश्मीर की महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके जीवन में बदलाव ला रहा है। हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशिक्षित महिलाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें प्रोत्साहित किया। ये उद्यमिता और कौशल विकास केंद्र महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए काम कर रहा है। इस केंद्र में महिलाओं के लिए सिलाई और फूड प्रोसेसिंग, बुनाई, कंप्यूटर और इंटरनेट प्रशिक्षण के साथ ही ड्राइविंग सिखाई जाती है। यहाँ 28 कौशल विकास पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं, जिनसे 520 से अधिक लड़कियों और महिलाओं को लाभ हुआ है। इस वर्ष अकेले 150 लड़कियों ने विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण हासिल किया है। इन कार्यक्रमों पर अब तक कुल 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। इसमें भारतीय सेना के प्रोजेक्ट सद्भावना ने लगभग 60 लाख और तोहा फाउंडेशन ने 45 लाख का योगदान दिया है। झारखंड के बोकारो में सुबह पुलिस और सीआरपीएफ की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। नक्सल प्रभावित लुगू पहाड़ के तलहटी स्थित काशीटांड जंगल में हुई इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी कुंवर माझी सहित 2 नक्सली मारे गए। वहीं मुठभेड़ में एक कोबरा जवान भी घायल हो गया। जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। जवान को एयरलिफ्ट कराया गया। Today morning, there was an exchange of fire between the CPM Maoist Dasta and the police in Bokaro district, Gomia police station area. And it started around 6 o'clock in the morning and it continued for an hour or so. Now the search operation is continuing. During the operation, one of our Jawans also injured critically. He is from Cobra battalion, and the operation is continuing. Further updates will be done after the operation is completed. और मिड-डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने एक बार फिर से राहुल गांधी के देश विरोधी बयान का कड़े शब्दों में खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं जो कभी भारतीय सेना के जवानों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो कभी भारतीय सेना का अपमान करने के आरोप में उन पर केस दर्ज किया गया था और इसी मामले में उन्हें जमानत मिली है। कभी देश, कभी सेना, कभी संवैधानिक संस्था पर अभद्र टिप्पणी करना राहुल गांधी का व्यवहार बन गया है। यहाँ सबसे गंभीर बात यह है कि राहुल गांधी को अपने अमर्यादित बयानों पर कभी भी शर्म या कोई खेद नहीं होता है। राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं और अपराध करते रहेंगे। अदालत से जमानत मिलने के बाद भी वो लज्जित होने के बजाय मीडिया में अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। देश ये ना भूले, इसी राहुल गांधी ने कहा था कि चीन हमारे भारतीय सैनिकों को पीट रहा है और भारतीय सेना के अपमान के कारण ये मुकदमा हुआ था जिस पर उनको जमानत मिली। इस आदमी को कोई शर्म नहीं है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आदतन अपराधी हैं, ये फिर ये अपराध करेंगे। और देखिए, जमानत लेने पे भी फोटो ऑप करवा रहे थे। आंखों में शर्म बस इतनी ही सी बची है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बयान पर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस की इंटेलिजेंस साइकोफेंसी में लीन है।
अशोक गहलोत जी कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजीव गांधी जी का सपना था। एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है, सुपरफिशियल है और केवल साइकोफेंसी में लीन है। इसीलिए एक परिवार की चाटुकारिता करते करते स्वतंत्रता एक परिवार ने दिलाई, टेक्नोलॉजी एक परिवार ने दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी क्रेडिट एक परिवार को ही देना है। वैसे आलू से सोना निकालना अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना है या एमआरपी को मिनिमम रिटेल प्राइस बताना मैक्सिमम रिटेल प्राइस के बदले, अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और नमूना है तो हो सकता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार राजीव गांधी जी ने ही किया था। 114 वर्ष के मैराथन धावक फौजा सिंह को टक्कर मारने वाले फॉर्च्यूनर चालक अमृतपाल सिंह ढिल्लो को पंजाब पुलिस ने जालंधर के करतारपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली है। पगड़ीधारी बवंडर के नाम से मशहूर दिग्गज एथलीट फौजा सिंह का सोमवार को जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपनी नियमित सैर पर निकले फौजा सिंह को एक सफ़ेद फॉर्च्यूनर एसयूवी ने टक्कर मार दी थी और बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब पुलिस की एफआईआर के अनुसार फॉर्च्यूनर चालक अमृतपाल सिंह ढिल्लो तेज गति से गाड़ी चला रहा था जब उन्होंने फौजा सिंह को टक्कर मारी। एफआईआर में ये भी बताया गया है कि इस महान मैराथन धावक को अस्पताल ले जाने के बजाय ढिल्लो मौके से फरार हो गया था। एसएसपी ग्रामीण हरविंदर सिंह विर्क ने बताया है कि आरोपी की पहचान अमृतपाल सिंह ढिल्लो के रूप में हुई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। इसमें जो अक्यूज्ड है उसका नाम अमृतपाल सिंह ढिल्लों और ये गांव दासूवाल गांव है, थाना करतारपुर में, डिस्ट्रिक्ट जलंधर में पड़ता है, वहाँ इसका गांव है। एज इसकी 26 है और ये कनाडा बेस्ड है। अभी कनाडा में वर्क परमिट पे है, वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे गया था। वहाँ ये अभी 23 जून को इंडिया में वापस आया था और इसके जो हाउस है उसकी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह वहाँ पे चल रही थी तो उसको ये सुपरवाइज़ कर रहा था। हमने जो 105 BNS जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है उस सेक्शन के तहत हमने FIR रजिस्टर की एंड 281 BNS रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के तहत और इसको हमने येस्टरडे इसको अरेस्ट कर लिया है और जो गाड़ी ऑफेंडर व्हीकल था उसको भी हमने रिकवर कर लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोक पर्व हरेला पर आयोजित उत्सव में शामिल हुए और रुद्राक्ष का पौधा लगाया। प्रकृति से जुड़ा त्योहार अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है जिसमें लोग अच्छी फसल की कामना करते हैं। पवित्र सावन महीने में कांवड़िए दूर दूर से गंगा जल भरकर बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने काशी आ रहे हैं। वाराणसी स्वास्थ्य विभाग ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में कांवड़िया वार्ड स्थापित किया है जो पूरी तरह से AC है और यहाँ सभी प्रकार की जांच और दवाइयाँ मुफ्त हैं। सावन का विशेष महत्व है काशी में और पूरी योगी सरकार लगी हुई है सावन में पूरे प्रदेश में कांवड़ियों को श्रद्धालुओं को व्यवस्था देने में। ऐसे में काशी का ही एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जिसके CMS हैं ब्रजेश कुमार जी, डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी। इन्होंने व्यवस्था की है कांवड़ियों के लिए वार्ड की। डॉक्टर साहब पहले तो आपके दिमाग में यह विचार कैसे आया और उस वार्ड में क्या क्या सुविधाएं हैं कांवड़ियों के लिए? जी पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमको ये अवसर दिया है कि हम अपनी जनता और आपसे सबसे मीडिया के माध्यम से रूबरू हो सकें। मैं इसमें जो हमारे जो दिशा निर्देश प्राप्त हैं ऊपर से शासन से हमारे महानिदेशालय से, उसमें यह है कि जो हमारे जो भाई हैं कांवड़िया वाले जो हमारे जो अपने नागरिक हैं जो श्रद्धालु हैं उनकी जो वो लोग जाते हैं तो उनको कोई चिकित्सा की दृष्टि से कोई दिक्कत न हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक मन में श्रद्धा होती है, बहुत ही मन और श्रद्धा की बात है। तो इसलिए उनको सुविधा देने के लिए और अपने से जो हमारे जो उच्चाधिकारियों के निर्देश प्राप्त हैं उसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर 10 बेड का एक कांवड़िया वार्ड जो है वो हमने यहाँ पे स्थापित किया और क्रियाशील किया है।
जिसमें कि हमारे 10 बेड हैं जो कि सब पूरे मॉनिटर युक्त हैं और सभी जो संसाधन और मानव जो हमारी मैन पावर है उससे इक्विप्ड हैं भी हैं और सभी लगातार उसमें सबकी डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, सिस्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। साथ ही साथ उसमें डिजिटल एक्सरे, सीटी स्कैन और हमारी जो पैथोलॉजिकल जांचें हैं ब्लड बैंक के साथ में सब चीज़ उसमें 24 आवर्स बिल्कुल सतर्क रहते हुए, अलर्ट मोड में रहते हुए सभी लोग वहाँ पर हमारा जो है एक्टिवेटेड है। और उसमें सबको विशेष दिया गया है कि हमारे जो कांवरिया के आए उनको विशेष ध्यान देते हुए उनको त्वरित उपचार, समुचित उपचार ये उनको मुहैया कराया जाए, इस उद्देश्य से ये किया गया है। डॉक्टर साहब, ये बताना जरूरी होगा कि जैसे सिटी स्कैन, एक्सरे, ये सब सुविधाएं क्या फ्री हैं? हाँ, ये जब जितनी भी सुविधाएं हैं उनको उपचार की, दवा की, उनको ब्लड बैंक की, सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे की, ये सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं और पूरे मनोयोग से सबको समर्पण भावना से, सबकी सेवा की भावना से सब लोग कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं उनको सेवा देने के लिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से जो सेवा का भाव है वो श्रद्धा से जब आ जाता है तो किस तरह से कांवड़िया वार्ड बना देते हैं ये लोग, और सारे मेडिकल स्टाफ लगे हुए हैं कि उस वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें, सुविधा दे सकें कांवड़ियों को। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अनेक स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगह गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में कई जगह आज से 19 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। उधर गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र, गोवा और सौराष्ट्र के कई हिस्सों में आज और कल और फिर 19 जुलाई को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। सिक्किम, मध्य प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, विदर्भ और ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और असम यानी कि पूर्वोत्तर भारत में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में कई स्थानों में बारिश का अनुमान है, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। और दिल्ली से मौसम पर विस्तार से बात करने के लिए चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के कहीं कहर है, कहीं राहत है, कहीं खुशी है और भीगी भीगी सी दिल्ली हो रही है बरसात के मॉनसून में। क्या अपडेट है पूरे देश भर के लिए और दिल्ली के लिए भी? देखिए ऋतु, काफ़ी सारी रिपोर्ट में तो आपने जानकारी दी है जिस प्रकार से पूरे देश में किस प्रकार से हाल रहने वाला है बारिश को लेकर के। और राजस्थान में और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में जिस प्रकार से येलो अलर्ट जारी किया गया, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को के विशेष रूप से जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया, इसके साथ साथ पूरे देश भर में कमोवेश बारिश जो है वो काफ़ी बेहतर स्थिति में देखने को मिल रही है। और दिल्ली में जहां तक मैं बात करूं, कल जिस प्रकार से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, उसी प्रकार से आज भी ऐसा अनुमान है कि जो मौसम जो तापमान है उसमें गिरावट महसूस की जाएगी, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी बारिश जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। और मौसम विभाग ने भी यही अनुमान लगाया था कि जो बारिश होगी वो छुटपुट तरीके से होगी पूरे दिल्ली भर में, और आज देखने को भी वो लगातार मिल रही है। अब जो हवा है वो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिस प्रकार से चल रही है, उससे निश्चित तौर पर पूरी दिल्ली के कुछ इलाके जो ऐसे हैं उनको ये कवर करते हुए नजर आएगी। और इस प्रकार से डीजल जो छोटी जो बौछारें होती हैं वो देखने को मिल सकती है। तो एक अच्छा सुखद अनुभव जो है वो दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हैं उसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये फुहारें जो हैं वो निश्चित तौर पर उनको एक जो गर्मी से राहत तो देंगी और जो ह्यूमिडिटी थी, जो आर्द्रता थी, उससे भी निजात उनको मिलेगी। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से देश भर में लगातार बारिश हो रही है, उससे एक अच्छी खबर ये भी हो सकती है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी दुरुस्त होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये पानी जो है वो धरती की प्यास तो बुझाएगा, साथ ही साथ आने वाले वक्त में जब गर्मी का सितम बढ़ेगा या फिर जब वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगा, तब ये ग्राउंड वाटर भी जो है वो लोगों की प्यास बुझा सकेगा। जी चंद्रशेखर, आज बुधवार है, अगले 2 दिन वर्किंग डे है,
क्या बरसात दिल्ली में तेज होने जा रही है, इसलिए इस 2 कारण से जानना चाहते हैं। एक तो ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए वो अपने आप को थोड़ा और व्यवस्थित कर सकते हैं, और दूसरी जो उमस है, आप कह रहे हैं ड्रिजलिंग तो हो रही है लेकिन उमस भी है हल्की हल्की बारिश के बाद, बंद हो जाने के बाद। तो दिल्ली के लिए अगले 36 घंटे का क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, स्थिति कमोवेश कुछ इस प्रकार से ही रहने वाली है, लेकिन ऋतु उसमें एक बात मैं जोड़ सकता हूं कि अगर जिस प्रकार से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी इलाके हैं या जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, जिस प्रकार से लगातार वहां पर बारिश हो रही है, उसका भी एक फायदा या दिल्ली वालों को मिल सकता है। जिस प्रकार से ठंडी हवाएं वहां से यहाँ की इस तरफ आएंगी, और निश्चित तौर पर जो मानसूनी जो बादल होते हैं उसको एक चंचल भी कहा जाता है, क्योंकि वो जिस प्रकार से मैंने बताया आपको 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से इस प्रकार से ये बह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक पूरी तरीके से प्रेडिक्शन लगाना बड़ा मुश्किल रह पाता है कि भारत किस छोर पे रहेंगे। लेकिन दिल्ली में निश्चित तौर पर 2 से 3 दिन तक लोगों को राहत जरूर मिलने वाली है, और जो बादल हैं वो लगातार इसमें आपको छाए रहने की संभावना है, और बारिश भी जो है वो इसी प्रकार से डीजल के तरीके से होगी। एक टाइम पर हम देखेंगे कि बादल जब जहां पर स्थिर मिलते हैं, जहां उनको अपने अनुकूल जो वातावरण मिलता है, तो वो निश्चित तौर पर लगातार जोर से भी वर्षा भी होती है। जिस प्रकार से हमने आज देखा कि अभी कुछ देर पहले तक बहुत तेज ये बारिश हुई थी, और इसके बाद लगातार क्योंकि हवाओं का झोंका इनको आगे की तरफ लेके गया है, तो ड्रिजलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसा ही मौसम जो है ऋतु रहने की संभावना है, और निश्चित तौर पर लोगों को इससे काफी सारा जो है राहत देखने को मिलेगी। बिल्कुल चंद्रशेखर, आपके शब्दों में चंचल बादलों के साथ मौसम की आग चोली दिल्ली वालों को भा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वर्ष 1929 अपना 57वां स्थापना दिवस 16 जुलाई को मना रहा है। 16 जुलाई 1929 को ही इसी दिन ICAR की स्थापना हुई थी, जिसका मकसद कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और इससे जुड़ी तकनीकों में अनुसंधान करना है। देश के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान के चलते ही आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। क्या कुछ खास उपलब्धियां रही हैं ICAR की, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश भर में फैले 113 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों और 74 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ ICAR दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। ICAR ने अपने शोध और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से भारत में हरित क्रांति और उसके बाद कृषि में विकास में बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे देश में सन 1950-51 से वर्ष 2024 तक खाद्यान्न उत्पादन में, बागवानी फसलों, मछली उत्पादन और दूध उत्पादन में कई गुना वृद्धि की है। कृषि को तकनीकी से जोड़ने और अनुसंधान से आज भारत चावल में 149.1 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है और साथ ही चावल का बड़ा निर्यातक देश है। दूध उत्पादन में भी 239.30 मिलियन टन के साथ पहले नंबर पर है और गेहूं, मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर स्थान रखता है। इसी साल हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। पिछले एक साल में हमने 22 मिलियन टन का प्रोडक्शन बढ़ाया है। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर का 13 मिलियन टन एक साल में बढ़ा है, वो भी हाईएस्ट है। मिल्क का प्रोडक्शन, एग का प्रोडक्शन, ये सारे अब तक के हाईएस्ट रिकॉर्ड है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियों की बात करें तो बीजों में धान, गेहूं, बाजरा, दलहन सहित ज्यादा उन्नत किस्में जारी हो चुकी हैं। पशुपालन में गिर गाय, साहिवाल गाय जैसी नस्लों के संरक्षण में बड़ा योगदान है। ICAR ने मत्स्य पालन में कतला, रोहू की बेहतर नस्लें विकसित की हैं। जैव प्रौद्योगिकी में BT कपास, बायो फर्टिलाइजर, किसान सेवाओं में किसान कॉल सेंटर, किसान मोबाइल ऐप और कृषि विज्ञान केंद्रों का मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है। कृषि और अनुसंधान के लिए ICAR भारत में 75 से ज्यादा कृषि विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक नियंत्रण कर रहा है। ये विश्वविद्यालय कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी साइंस, एग्री इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में डिग्रियां प्रदान करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार कार्य को बढ़ावा देना है। इसी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, फसलों, पशु नस्लों और कृषि तकनीक का
विकास करना है। आईसीआर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। हिंदुस्तान एक कैपेसिटी डेवलपमेंट का हब बन रहा है, जो हम दूसरे जितने भी हमारे दूसरे देश हैं उनके लोग आके यहाँ से सीख रहे हैं, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे अभी एक प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था दक्षिण, जो साउथ साउथ लर्निंग के लिए ही हुआ था और वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू चलाया जा रहा है, तो उसमें एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जैविक खेती पर जोर दिया है, किसानों और अनाज मंडियों को पीएम किसान ई नाम से जोड़ा है, एग्री कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है, आईसीएआर एआई के उपयोग से स्मार्ट खेती तकनीकों पर अनुसंधान कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में कृषि किसानों के लिए राष्ट्रीय गौरव है, जिसने भारत को खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मिड डे प्राइम में अब बारी है खेल की खबरों की, जिसके लिए जुड़ गए हमारे साथी गौरव जी। गौरव, क्या खबरें? शुक्रिया ऋतु। और खेल की खबर की शुरुआत करेंगे क्रिकेट की खबर के साथ, जहां पर भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे सीरीज का आगाज आज से होगा। सीरीज का पहला मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। टी20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नजर अब वनडे सीरीज जीतने पर है। इससे पहले खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज को टीम इंडिया ने 3-2 से अपने नाम किया था। और बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जहां जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु को पहले ही दौर में हार का मुंह देखना पड़ा। पहले दौर में पीवी सिंधु को जापान की सेम योजेन ने 21-15, 21-14 से शिकस्त दी। वहीं लक्ष्य सेन ने पहले दौर की बाधा को पार कर लिया है। पहले दौर में लक्ष्य सेन ने चीन के वांग जी को 21-11, 21-18 से हराया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी भी अगले दौर में पहुंच गई। सात्विक चिराग ने पहले दौर में दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 21-18, 21-10 से मात दी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का कहना है कि वो भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट में खेल सकते हैं। लॉर्ड टेस्ट में आर्चर ने लंबे समय बाद वापसी की थी और मैच में उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। उन्होंने मैच में अपनी तीसरी ही गेंद पर विकेट हासिल किया था। भारत की दूसरी पारी में आर्चर ने 3 विकेट लिए थे और इंग्लैंड 192 रन की रक्षा करने में कामयाब रहा था। आर्चर चोट के चलते 4 साल से ज्यादा समय तक क्रिकेट से दूर रहे, टेस्ट क्रिकेट से खास तौर से वो दूर रहे। सीरीज का चौथा टेस्ट अब ओल्ड ट्रैफोर्ड में 23 जुलाई से खेला जाएगा। स्पेन के सामाजिक अधिकार मंत्रालय ने स्टार फुटबॉलर लामिन यमाल के जन्मदिन समारोह से जुड़े मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। खबरों के मुताबिक यमाल ने अपने 18वें जन्मदिन पर विशेष कदकाठी के लोगों को परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। इस मामले में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। इस समारोह में यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और उनकी टीम बार्सिलोना के साथी भी शामिल हुए थे। इटली में 2026 में होने वाले विंटर ओलंपिक के आयोजकों ने एथलीटों को दिए जाने वाले मेडल्स को प्रदर्शित किया। इन पदकों पर एक तरफ ओलंपिक के रिंग्स बनाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इवेंट्स और आयोजन स्थल से जुड़ी जानकारी गुदी हुई है। पैरालंपिक के पदकों के लिए भी ऐसा ही डिजाइन इस्तेमाल किया गया है। विंटर गेम्स में कुल 245 स्वर्ण, 245 रजत और 245 कांस्य पदक दिए जाएंगे। पैरालंपिक में हर कैटेगरी में 137 पदक जो हैं वो दिए जाएंगे। तो ऋतु, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। शुक्रिया गौरव इन तमाम खबरों के लिए। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।